जय हिंद। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होगा, है कि नहीं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसमें इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा जो प्रश्न है एग्जाम में बहुत बार पूछे, आपको सारे प्रश्न आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, हम सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। यह 2021 में पूछा है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। ये 2020 में पूछा है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की क्या कारण थे। ये प्रश्न 2013, 14, 19, 20 और 22 में देखिए कितना बार पूछा है। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा नंबर प्रश्न क्या लिखा, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। 2014 और 18 में पूछा है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या लिखा, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ लिए, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते चलते हैं। आपको पता ही होगा तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार एवं फ्रांस की क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका, नेपोलियन का आक्रमण का महत्वपूर्ण योगदान है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार करते हुए 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन बैठा। आपको ये प्रश्न कई बार पूछेंगे, फ्रांस का सम्राट कब बना था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बन बैठा था, है कि नहीं। सम्राट के रूप में उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, है कि नहीं। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्रों पर पड़ा। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में वैसे ही संस्थाएं स्थापित की गई जो फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में से नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई। 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। इससे फ्रांस अधिकृत यूरोपीय देशों में एक नई आशा जगी। वहाँ भी तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी तथा राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। किसका प्रसार हुआ, राष्ट्रवाद का। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मन और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन बहुत सारा काम भी किया था, है कि नहीं। आप उसका काम को भूल भी नहीं सकते हैं, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुसत्ता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ तथा देशभक्ति की भावना बलवती होने लगी, यानी अपने सबको देश के प्रति प्रेम होने लगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। आपको बताना है सबके बारे में। तो चलिए, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके योगदान क्रम से निम्नवत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजनी के बारे में। तो देखिए, मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था, यानी इटली के एकीकरण का मसीहा अगर हम लोग कहेंगे तो मेजनी को कहेंगे। वो बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील था। 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने युवकों में नई चेतना जगाई। उसने मजदूरों और विद्यार्थियों तथा युवकों में इटली की स्वतंत्रता का भाव जगाया। मेजनी के गणतंत्रवादी विचारों ने
इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। समझे, यानी इसका मार्ग सबको समझाया और सबके दिमाग में लाया। दूसरा जो था काबुल। अब हम लोग काबुल के बारे में बात करते हैं। इटली का वास्तविक निर्माता काबुल को माना जाता है। काबुल 1858 में पैडमोंट का मंत्री प्रमुख था। उसका मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया से इटली के उद्धार को प्रभावित करना था। उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन कायम किया और इसके माध्यम से 1859 में, कब 1859 में ऑस्ट्रियाई सेवाओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त की, है कि नहीं। गैरीबाल्दी, अब चलिए हम लोग गैरीबाल्दी के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं। गैरीबाल्दी लाल कुर्ती नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था। गैरीबाल्दी को तलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, तलवार किसको कहा जाता था, गैरीबाल्दी को। 1807 में उसने दक्षिणी इटली तथा 2 सिसिलियों की राजधानी में पद यात्रा की और स्थानीय कृषकों का समर्थन प्राप्त कर स्पेन के शासकों को हटाने में सफल हुआ। इस प्रकार इटली का एकीकरण 3 प्रमुख नायकों की वजह से 1870 में संभव हो सका। इटली का एकीकरण कब संभव हुआ, 1870 में। ये 3 प्रमुख नायक क्रम से मेजनी को मसीहा, काबुल को राजनीतिक और गैरीबाल्दी को तलवार कहा जाता है कि नहीं। आपको इसको ध्यान से रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न बहुत बार पूछा, 13, 14, 19, 20, 22। तो क्या लिखा हुआ है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। कौन बना था 1830 की क्रांति के बाद, याद रखिएगा, फ्रांस का राजा कौन बना था, तो लुई फिलिप बना था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसकी शासनकाल में देश के भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाई जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई, है कि नहीं। ये आपको लिख लेना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। 4था नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें 2014-18। तो पहले कारण जान लेते हैं, फिर उसके हम लोग उसका परिणाम जानेंगे। पहला कारण क्या है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय ने बढ़ावा दिया। कौन, नेपोलियन की विजय ने बढ़ावा दिया, है कि नहीं। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्ध और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। चलिए इसका परिणाम जान लेते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली, उसके व्यापक और दूरगामी परिणाम यूरोप और विश्व पर पड़े, जो निम्नलिखित थे। पहला क्या था, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों ने
क्रांतियाँ और आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण, है कि नहीं। दूसरा क्या, यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहाँ भी औपनिवेशिक शासन की से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। तीसरा जो है, राष्ट्रवाद के विकास प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। चौथा जो है, भारतीय राष्ट्रवाद भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। पांचवा ने लिखा, हम छठा लिख दिया। पांचवा जो है, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इसने अंततः प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, यानी पहला जो था विश्व युद्ध होने के लिए तैयार था। तो आज अब नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, उसको देख लेते हैं। पांचवा नंबर जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न क्या लिखा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण है। 18वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य की स्थिति दुर्बल होने लगी, उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। इससे लाभ उठाकर राष्ट्रवादी शक्तियां सशक्त हो गई। उन्हें यूनान के बौद्धिक आंदोलन तथा गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का साथ मिला। परिणाम स्वरूप 1821 में सोल्डेविया में व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे कुचल दिया गया। मोरिया में दूसरा विद्रोह शुरू हुआ। तुर्की के सुल्तान ने इस विद्रोह को धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया। मिस्र के शासक पाशा रहमत अली की सहायता से उसने क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया। इससे पूरा यूरोप स्तब्ध हो गया। तुर्की के विरुद्ध ब्रिटेन, रूस और फ्रांस संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार हुए। रूस द्वारा पराजित होकर 1829 में तुर्की ने उसके साथ एड्रियानोपोल की संधि की। यूनानी राष्ट्रवादियों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया था। फलतः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का उदय हुआ। तो बवेरिया का राजकुमार ओटो यूनान का शासक उसको बना दिया गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।